कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के आओ ज्योतिष सीखें के इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष को वेदों का जो अंग बताया गया है, वेदों के अंदर जो ज्योतिष की जो गणना दी गई उसको नेत्र की संज्ञा दी गई। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, और ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि उससे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों की हमें सुगमता से जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब कोई बालक का जन्म होता है तो जिस प्रकार से हम एक पिक्चर खींचते हैं उसी प्रकार से इन नक्षत्रों की एक पिक्चर खिंचती है और पिक्चर के उस आधार पर ही उसकी सारी कैलकुलेशन निकलती है। उसके अंदर पूरा सेट होता है कि किस समय उसका जन्म हुआ, उस समय कौन सा पाया था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा योग था, कौन सा करण था, और उसकी जो ग्रहों की कैलकुलेशन है उसके आधार के ऊपर ही सब कुछ बता दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष का एक इतना बृहद रूप है कि इसे वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। क्योंकि जिन पंचांगों के अंदर, जिन ज्योतिष की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर 100 साल पहले का हमें ज्योतिष की नॉलेज दी गई कि 100 साल बाद देखिए इतने बजकर इतने समय पर ही सूर्य ग्रहण होगा, इतने बजकर इतने समय पर ही चंद्र ग्रहण होगा। तो क्या कैलकुलेशन निकली है, सूर्य का उदय का, चंद्र उदय का, सूर्य अस्त का समय जो कि बिल्कुल फिक्स समय आता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है ज्योतिष के अंदर जिसके अंदर हर चीज़ की एक नॉलेज रहती है हमें, और हर चीज़ का ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा उसका स्वभाव होता है, किन कारणों से उसके मार्केज बनता है, किन कारणों से उसकी योग कारक ग्रह बनते हैं, किस देव की से साधना करनी चाहिए। तो आज हम इसी चर्चाओं को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आज वृष लग्न की हम बात करेंगे। देखिए, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ रेगुलर कुछ चीज़ ऐसी रखता हूं जिसको कि लेकर आपको, क्योंकि आप रेगुलर जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें, जब आप बार बार आप बोलते रहेंगे या उसे देखते रहेंगे तो आपको खुद को महसूस होने लगा कि हाँ, हमें इन चीज़ों की नॉलेज हो रही है, इन चीज़ों का हमें ज्ञान हो रहा है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आए, जिससे कि ज्योतिष का जो प्रॉपर ज्ञान है वो ज्ञान आपको मिल सके और उसका लाभ आपको मिल सके। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि यदि आपको यह लाभ मिलेगा उसके बाद ही मेरा ये वीडियो बनाना साकार होगा। दोस्तों, आप लोगों के एकमात्र लाइक से और आप एकमात्र आप शेयर करते हैं, इससे जो मेरी वीडियो आगे बढ़ती है उससे मुझे और भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि मेरे मित्रों को, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको ये वीडियो पसंद आती है। तो कम से कम आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी आपको पसंद आता है वो लिखिए, नहीं पसंद आता है तो आप उसके बारे में भी बताइए, जिसके कि मैं आगे की सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की। देखिए, मैं आपको वापस एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको शायद पहले भी आपको ये बताया है और कई वीडियोस में बताया ही है। क्योंकि जब तक ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ आपको याद नहीं होगी तब तक आप वीडियो ज्योतिष प्रॉपर आप सीख नहीं सकते। तो आपको बता दूं मैं कि देखिए, लग्न हमेशा स्थिर रहता है, राशियाँ हमेशा चर रहती है, राशियाँ बदल सकती है लेकिन लग्न हमेशा स्थिर रहता है। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ, पिछली बार 1 नंबर लिखा हुआ, तो 1 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब जैसे आपको 12 राशियां याद है तो 1 नंबर की राशि हुई मेष राशि। यदि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ तो यहाँ पर हुई वृष राशि। तो यह जो इसकी जो कैलकुलेशन होगी, वृष जो लग्न है, वृष लग्न के आधार पर ही इस पूरे ग्राफ की कैलकुलेशन होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ गया है कि न तिथिर न च नक्षत्रम न योगो नंदवम बलम, और लग्न में प्रशंसन्ति गर्ग नारद कश्यपा। किस प्रकार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि लग्न का प्रभाव पड़ता है। और लग्न यदि प्रबल हो जाता है तो ये मान लीजिए, क्योंकि लग्न हमेशा कारक की संज्ञा में इसे माना गया है। लग्न की जब जब दशाएं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो इसके अंदर पूरा पूरा लाभ देती है। चाहे उसका जो, जैसे यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र यदि कोई अरिष्ट ग्रह में भी बैठा हुआ है या शत्रु राशि के साथ भी बैठा हुआ है तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो देखिए, लग्न हमेशा स्थिर रहता है। इस बार हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की। अब यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है इसलिए वृष लग्न है, और वृष लग्न के आधार पर ये पूरी कुंडली का जो ग्राफ है ये सेट होगा। तो और हम बात करते हैं केंद्र की। तो देखिए, केंद्र 1, 4, 7, 10। तो एक किसके कहते हैं कि पहला जो भाव है, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां। तो ये जो चारों हैं, ये चारों 1, 4, 7 और 10, ये जो चारों के चारों हैं ये केंद्र कहलाते हैं, त्रिकोण कहलाते हैं। 1, 5, 9 पहला, 5वां और 9वां घर, ये जो घर होता है इसे त्रिकोण कहते हैं। ये जो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर,
इसे त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। शुभ स्थानों के अंदर पहला स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, नवा स्थान और 10वां स्थान, इनको शुभ स्थानों की संज्ञा दी गई है। और छठा, आठवां और 12वां, छठा स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान, इन तीन जो भाव है, ये तीन घर हैं, इन घरों को हमेशा अशुभ की स्थान की संज्ञा दी गई है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं वृष लग्न। जहां पर भी आप कुंडली में देख लें कि जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि यहां पर वृष राशि की बात हो रही है, वृष लग्न की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए वृष लग्न वाले जो जातक होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। आपको बता दूं कि ये जो वृष लग्न जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यदि आपको ऐसे लोग दिख जाए तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये लोग बड़े एक आकर्षण मिजाज के होते हैं। इनकी बातों के अंदर मतलब कि दूसरों को फंसाने वाले होते हैं। साथ के अंदर इनका जो वर्ण होता है वो गेहुआ कलर का होता है और कुछ लंबे कद के ये हो रहते हैं। इनके अंदर ये मीडियम भी कह सकते हैं आप इसे, कि ना तो इसे लंबा कह सकते हैं ना छोटा कह सकते हैं। इनके जो दांत होते हैं बड़े लंबे होते हैं, कुंचित केश वाले होते हैं, यानी कि घुंघराले बाल वाले इनकी स्थिति रहती है। शरीर मध्यम स्वभाव का रहता है, ना मोटा होता है ना पतला होता है। और जो जांघें होती है उनकी मजबूत होती है, गर्दन इनकी मजबूत होती है, गर्दन और गला कुछ मोटा हो सकता है। इनका जो शरीर है वह गठीला हो सकता है। कान गर्दन इनकी लंबी होती है। स्त्री जातक इनके लिए विशेष प्रिय होती है और आकर्षण इनके चेहरे में रहता है। शारीरिक सौंदर्यता इनके चेहरे पर रहती है। पैर तथा नितंब प्रदेश इनका मजबूत होता है। मसल्स इनके अच्छे रहते हैं, सुडौल रहते हैं। विशाल इनके नेत्र होते हैं, मतलब यानी कि आंखें इनकी सुंदर होती है। कान बड़े बड़े, मस्तक चौड़ा। और इनके अंदर एक जो व्यक्तित्व जो इनका गुण होता है वो चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण की प्रकृति इनके अंदर रहती है, यानी कि ये हर व्यक्ति को अपने वश में करने वाली स्थिति इनके रहती है। चेहरा इनका थोड़ा लंबा हो सकता है और होठ हल्के से मोटे होते हैं। आंखें बिल्कुल गोल है और मोहक और तेजस्वी गुण इनके अंदर विद्यमान रहता है। हंसी इनकी बड़ी लुभावनी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वृष राशि वालों की जो है कि उन लोगों की हंसी से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनकी हंसी इतनी मधुर होती है कि ये दूसरे लोगों को उसका निशाना बना लेते हैं और अपना काम शीघ्रता से निकलवा लेते हैं। आप देखिए हम बात करते हैं इनके स्वरूप के साथ साथ इनके स्वभाव की, कि जो इनका स्वभाव होता है ना ये बड़े दृढ़ होते हैं। यानी कि अगर कोई गलत भी काम का ये निर्णय ले लेते हैं तो उसे अनुकूल बनाने के लिए हटते नहीं हैं और ये हमेशा योजनाओं में लगे रहते हैं। शोध प्रवृत्ति इनकी अच्छी होती है और नई नई खोज की इनके अंदर रुचि रहती है। ये हमेशा त्यागी, क्षमाशील या परिश्रमी, या फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कृषि से संबंधित कई कार्य करने वाले, मनोरंजन प्रिय लेकिन स्वभाव से गंभीर रहते हैं, कम मित्र बनाने वाले होते हैं और बिना सोचे समझे यदि कुछ कर भी देते हैं तो ये पछताते नहीं है बात के अंदर कि भाई किसी बात का पछतावा होता है। दूसरी बात में संगीत में, मनोरंजन में, सेक्स वाले बहुत प्रिय होते हैं इनको ऐसी चीज़ें। और ये बहुत ही ऐश्वर्यशाली होते हैं, बहुत विलासी होते हैं। कामुकता भी इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन इनके अंदर इन फ्यूचर ये संतान की तरफ से बहुत नेगेटिव रहते हैं, जिसको कि लेकर हमेशा इनके जीवन के अंदर परेशानी बनी रहती है और इनके मानसिक अशांति बनी रहती है। तो ऐसे जो वृष राशि वाले होते हैं, ऐसे लोगों का इनका स्वभाव इस प्रकार से होता है। दोस्तों हम बात करते हैं आज वृष जो लग्न है, इस लग्न के चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा और बड़ी सुगमता से बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने हो सकता है कि YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी हो, लेकिन कई चीजों के फार्मूले बेसिक होते हैं और कई चीजों के फार्मूले बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं कि आपका बताने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आज सबसे पहले ग्रहों के बारे में, क्योंकि बार बार इसलिए बताना पड़ता है हमको कि आपको इन चीजों को आप प्रॉपरली समझे। आप जब इनको समझेंगे उसके बाद ही आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल ये चीज सर्च होगी और आप बिल्कुल दिमाग के अंदर एक जैसे फोटोकॉपी होती है उसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर ये चीजें छप जाएगी। तो देखिए 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिए, देवग्रह और दानव ग्रह। जब शत्रु यानी कि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ये आपस में इनकी कभी भी एक दूसरे से नहीं बनती है। तो देव ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल, ये चारों हमेशा देव ग्रह हैं। और शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये चारों हमेशा दानव ग्रह हैं। तो देव ग्रहों की दानव ग्रहों से कभी नहीं बनेगी, देव ग्रहों की दानव ग्रहों से हमेशा शत्रुता रहेगी। इस ग्रुप के अंदर आपस में शत्रुता रहेगी। तो सूर्य के जैसे चारों शत्रु रहेंगे, गुरु के चारों शत्रु रहेंगे, तो इस प्रकार से ये शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके ये सभी शत्रु रहेंगे। अब देखिए इनमें से एक ग्रह होता है सौम्य ग्रह, जिसे बुध कहते हैं। बुध ग्रह के लगभग वैसे तो सारे मित्र होते हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जो शत्रु होते हैं। तो चंद्र और मंगल बुध ग्रह के यहाँ पर शत्रु स्थान बताया गया है, शत्रु बताए गए हैं बुध ग्रह के। और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, जो बुध के ये सारे के सारे मित्र हैं, जैसे कि सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो 6 ग्रह हैं
और ये सारे के सारे इनके शत्रु मित्र हैं। तो और राहु केतु की हम यदि बात करते हैं तो राहु केतु हमेशा स्थान के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से शुभ और अशुभ फल देते हैं। उन्हें देखना पड़ता है कि वो कौन से इस स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, किस प्रकार का फल दे रहे हैं, वो उसी के अनुसार हमेशा फल देते हैं। अब देखिए, आज हम बताएंगे आपको कि मारक ग्रह क्या होते हैं, कारक ग्रह क्या होते हैं, कब कब कुंडली के अंदर दशाएं जो आती, किस प्रकार से हम देखें कि अशुभ दशाएं कौन सी हमारे लिए, किस प्रकार से देखें कि शुभ दशाएं कौन सी है, किस प्रकार से देखें कि हमारा इष्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कुंडली के अंदर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है, और आपने देखा भी होगा कि कई लोग ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ही आपने देखा होगा कि वो जब जब दशाएं बदलती है उसी प्रकार से अपने रत्नों को बदलते हैं। जब जब दशाएं बदलती है उस प्रकार से दान पुण्य करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर वो सक्सेस होते हैं। तो सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही कारण है, क्योंकि उनको ग्रहों की चाल का पता है, उनको ग्रहों की दशाओं का पता है, उनको बिल्कुल पूरा परफेक्ट पता है कि हमें कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए, कब कौन से बीज मंत्र का, कब तंत्रोक्त मंत्र का, कब वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए, और किस प्रकार हमें दान करना चाहिए, और दान के लिए किस प्रकार से, यानी कि कौन सी दशा के अंदर हमें दान करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वृष लग्न के लिए। देखिए वृष लग्न का जो स्वामी होता है ये शुक्र होता है, ठीक है। शुक्र देने वाला होता है भौतिकता, सुख संपत्ति या घूमने फिरने का शौक, मनोरंजन, शौकीन मिजाज के आदमी, या फिर घूमने की इनमें प्रवृत्ति रहती है, कामुकता उनके मन में होती है, सेक्सुअल प्रवृत्ति उनके मन में होती है, आकर्षण उनके मन में होता है। तो जहां पर भी शुक्र का नाम आता है इन सभी चीजों से उसका योग कारक कहलाता है। तो यहां पर इस कुंडली के अंदर जो वृष है, वृष राशि यानी कि शुक्र, इसके जो मालिक हैं शुक्र, आपने 12 राशियां पढ़ी, 12 राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। जैसे कि वृष राशि का यहाँ पर स्वामी है शुक्र, और शुक्र भौतिकता, विलासता, संपन्नता, ये सारी चीजें देता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न तीर्थम न तिथिम च नक्षत्रम न योगो नैन्दवम बलम, और लग्न में प्रशंसन्ति गर्ग नारद कश्यपा। क्योंकि कुंडली के अंदर जो सबसे मेन चीज जो दी गई है वो यही दी गई है कि जो लग्न होता है तो लग्न का प्रभाव सबसे ज्यादा विशेषकर महत्व रखता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लग्नेश हमेशा प्रबल रहता है और लग्नेश हमेशा जो स्थिति होती है इसकी कारक की संज्ञा में दी गई है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो वृष राशि, यहां पर वृष का लग्न है, तो यहां पर जो शुक्र है इसे कारक की संज्ञा में दिया गया है, ये योग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि इसको 2 स्थान दिए गए। मैं आपको फिर बता दूं कि इसे शुक्र के आधार पर ही पूरा इसका ग्राफ सेट है। तो यहां पर शुक्र को 2 स्थान दिए गए, पहला स्थान लग्न का, दूसरा स्थान छठा स्थान। तो छठा स्थान होता है रोग का, कष्ट का, पीड़ाओं का, शत्रुओं का। तो लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है उसको स्थान दिया गया है लग्न। लग्न होता है सबसे प्रमुख स्थान, इसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब जब आएगी जातक को शुभ लाभ फल देगा ही देगा। तो यहां पर ये जो कारक ग्रह हो गए, यहां पर शुक्र हो गया। दूसरा हम बात करते हैं यहां पर बुध की। अब देखिए दूसरा स्थान का मालिक है, यानी कि मिथुन राशि हो गए, मिथुन राशि के मालिक हो गए बुध। अब बुध को यहां पर 2 स्थान दिए गए। पहले तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसको कौन सा स्थान दिया गया। यहां पर दिया गया द्वितीय स्थान और पंचम स्थान। द्वितीय स्थान है धन भाव का, पंचम स्थान है संतान का। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पंचम स्थान को शुभ की संज्ञाओं में गिना गया है, ठीक है। और दूसरा स्थान है धन का स्थान। अब देखिए यहां पर अब हमको कनेक्टिंग करनी है इससे, लग्न से। तो यहां पर लग्न जो शुक्र है, तो शुक्र का बुध से यहां पर मित्रता का व्यवहार है, और मित्रता का व्यवहार होने के बाद दशा, यानी कि वो धनेश भी है और पंचमेश भी है। पंचमेश यानी कि संतान का कारक, जात और शिक्षा का कारक, कई चीज़ों का कारक रहता है। इसलिए ऐसे 5वां स्थान जो दिया गया है, जैसे त्रिकोण की संज्ञा, ऐसे त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर जो बुध की कनेक्टिंग है शुक्र से, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मित्रता का स्थान है, इसका मित्र का स्थान है, और मित्र का होने के साथ साथ में इसको अच्छा स्थान दिया गया, इसलिए बुध को भी कारक की संज्ञा में गिना जाता है वृष लग्न के अंदर। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का और बुध का, अब देखिए यहां पे बुध और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए शत्रु होने के साथ साथ में ये जो लाभ देगा वो बिल्कुल नेगेटिव लाभ देगा, मतलब आदमी का क्रोध बढ़ा देगा, मन असमंजस की स्थिति में रखेगा, मतलब डिसीजन पावर जो होता है वो उसका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों और यहाँ पर
इसको जो तीसरा स्थान मिला गया, और तीसरा स्थान मैं आपको बता दूं कि तीसरा स्थान बहुत स्ट्रगल का है, बहुत परिश्रम का है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ पर मारक की संज्ञा में भी कह सकते हैं और इसे सम की संज्ञा में भी आप इसे गिन सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं शुक्र का। अब ये चौथा स्थान जो दिया गया सिंह राशि को, सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। अब यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र और सूर्य, शुक्र और सूर्य आपस में एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको समझाया कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, क्योंकि इसे त्रिकोण की संज्ञा की गई। त्रिकोण संज्ञा में चौथा स्थान है सुख का कारक, और सुख का कारक इसे सूर्य का है, लेकिन यहाँ पर स्थान मजबूत होने के कारण, स्थान प्रबल होने के कारण इसे कारक संज्ञा के अंदर गिना जाता है, इसलिए सूर्य को हम कारक संज्ञा में गिन सकते हैं। पांचवा स्थान है बुध का, बुध का मैंने आपको बता ही दिया। छठा स्थान है शुक्र का जो कि लग्नेश है, इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि ये दोनों अच्छे कारकों के अंदर संज्ञा दी गई है। आइए हम बात करते हैं मंगल की, जो कि सप्तमेश है। और सप्तमेश, अब देखिए यहाँ पर जो मंगल है, मंगल को दो स्थान दिए गए, एक तो सप्तम स्थान, एक द्वादश स्थान। तो सप्तम स्थान और द्वादश स्थान, द्वादश स्थान जैसे अशुभ संख्याओं के अंदर माना जाता है, सप्तम को भी लगभग मध्यम से ही माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसको एक स्थान बिल्कुल नेगेटिव मिल गया मंगल को, और शुक्र का और मंगल का यहाँ पर आप कनेक्टिंग देख सकते हैं। शुक्र और मंगल, ये शुक्र दानव ग्रह है और जो मंगल है वो देव ग्रह है, तो यहाँ पर शत्रु का स्थान होने के कारण इन दोनों की आपस में मैच नहीं होगी। दूसरी बात, इसे अच्छा स्थान नहीं दिया गया, तो हम ये बताएंगे आपको कि इसे मारक की संज्ञा में गिना जाएगा। मारक की संज्ञा में आने से ये भी बताना चाहूंगा जब जब कि मारक की संज्ञा में, क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान दिया गया, यहाँ पर द्वादश स्थान दिया गया, द्वादश स्थान होने के साथ साथ में इनके जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे नहीं है, तो ये मंगल जो है, मंगल मारक की संज्ञा में आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पर अष्टम स्थान का मालिक है बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अष्टम स्थान के मालिक होने के साथ साथ के अंदर यहाँ पर इनको एक स्थान दिएगा अष्टम स्थान का और एकादश स्थान का, जो कि दोनों स्थान शुभ ग्रह के स्थान के अंदर शुभ स्थान कहलाते नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्र का और गुरु का एक दूसरे के प्रति मित्र भी नहीं है, शत्रु हैं दोनों के दोनों। तो इनको गुरु बृहस्पति देव को दो स्थान दिए गए। आठवां स्थान जो कि रोग का है, कष्ट का है, पीड़ा का है, गुप्त शत्रुओं का है, युद्ध का है, चोट का है, असम्मान का है। और दूसरा स्थान दिया गया इनकम भाव का, जो कि दोनों के दोनों अरिष्ट समय है, अरिष्ट स्थान है। और अरिष्ट स्थान होने के साथ साथ में दोनों की जो राशि है शुक्र की और गुरु की, ये शत्रुवत है। तो यहाँ पर जो गुरु हैं ये पूर्ण मार्केश की संज्ञा में आते हैं। पूर्ण मार्केश की संज्ञा में आने से क्या होगा कि नेगेटिव जितने भी परिणाम होंगे नेगेटिव देंगे, और नेगेटिव परिणाम के साथ साथ में जब जब गुरु की अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म प्रत्यांतर दशा आएगी, तो इस समय के अंदर वृष लग्न वालों को बिल्कुल नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, यानी कि पढ़ाई में अरुचि होना या किसी प्रकार के, क्योंकि गुरु का जो कारक है वो बीमारियों से संबंधित है, पेट की बीमारियां कर देता है, वसा इकट्ठा कर देना, पेट से संबंधित अपच होना या फिर किसी प्रकार की परेशानी देना, या फिर पेट की आंतड़ियों से संबंधित परेशान करना, खाना नहीं पचना या अनावश्यक खाना, अनावश्यक मतलब कि इच्छा से, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति इच्छा से भी अधिक बार बार खाने की उसकी आदत हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये पूर्ण तरह से मार्केश बन रहा है गुरु का, और जिसके कारण कि यहाँ पर गुरु इसे अच्छा फल नहीं देंगे वृष लग्न की कुंडली के अंदर। आगे हम बात करते हैं नवमेश। नवमेश जो कि शनि है, दशमेश शनि है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बढ़िया जो स्थान है शनि महाराज को यहाँ पर दिया गया है नवमेश। नवमेश त्रिकोण का स्थान है, दशमेश केंद्र का स्थान है। तो यहाँ पर दो स्थान इनको प्रबल दिए गए। जैसे कि पूर्ण मार्केश यहाँ पर गुरु बना रहा था, इसी प्रकार से पूर्ण जो कारकेश है, यानी कि जब जब शनि की दशा अंतरदशा यहाँ पर आएगी तब तब जातक को वृष लग्न वाले को अच्छा परिणाम देगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर मैं सिर्फ लग्न के बेस के ऊपर बता रहा हूँ, आगे ये भी बता दूंगा कि किस प्रकार ग्रह बैठा हुआ है, किस प्रकार नीच का है या उच्च का है, वो सारी चीजें, सारी बातें अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जो चीज बताई जा रही है, यहाँ पर लग्न के आधार पर हम इस चार्ट के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर नवमेश शनि और दशमेश शनि, तो यहाँ पर दो स्थान दिए गए शनि को, कि एक तो भाग्य का स्थान, एक राज्य का स्थान। तो यहाँ पर दो स्थान दिए गए। अब देखिए हम शनि का कनेक्टिंग करते हैं वृष लग्न से, यानी कि जो शुक्र है उससे। तो शुक्र और शनि ये दोनों दानव ग्रह हैं और आपस में दोनों इनकी मित्र संज्ञा कहलाती है, क्योंकि दोनों ही दानव हैं। तो दानव में इनकी दोनों की सोच इकसार होगी, इकसार इनका फल होगा, इकसार ही इनकी सारी बातें होगी।
यानी कि शनि से संबंधित और शुक्र से संबंधित इनको अच्छा परिणाम देगा। तो वृष लग्न के अंदर ये जो शनि है जिसको नवम स्थान और दशम स्थान दिया गया, ये दोनों स्थान इनके लिए बहुत प्रबल योग बनाते हैं, बहुत प्रबल कारक स्थान बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं शनि को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये पूर्णतया से यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभप्रद परिणाम देने की इनकी संज्ञा में आते हैं। और वृष लग्न के अंदर मैं ये जैसे बता ही चुका मैं आपको कि यहाँ पर एकादश जो स्थान है गुरु का स्थान है, तो गुरु के अंदर मारक की संज्ञा के अंदर आते हैं। मंगल है जो मंगल द्वादशीश है, इनको भी शुभ स्थान नहीं दिए गए, तो ये भी मारक की संज्ञा के अंदर आते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि देखिए अशुभ दशा कि कब कब किस ग्रह की जो दशा रहेगी, वो कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनकी अशुभ दशा रहेगी। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं कि जो मारक ग्रह हैं और मारक के अंदर भी जो प्रबल है जैसे कि मंगल और गुरु है, तो मंगल और गुरु जब जब इनकी दशा आएगी मंगल की या गुरु की, देखिए अशुभ दशा में मंगल की दशा और गुरु की दशा, तो जब जब इनकी मंगल की और गुरु की दशा आएगी इस वृष लग्न वालों की कुंडली के अंदर, तब तब उसके जो परिणाम है वो अनुकूल नहीं मिलेंगे, पूर्णतः से लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो और शुभ दशाएं कौन कौन सी आएगी, तो मैं शुभ दशा आपको बता दूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें आप कि जब जब त्रिकोण की दशा आती है। अब देखिए त्रिकोण की दशा कौन कौन सी की, लग्नेश यानी कि शुक्र की, हम लिखते हुए भी चलते हैं तो आपको इस चीज की जानकारी भी रहेगी। तो लग्नेश शुक्र है, पंचमेश बुध है, और त्रिकोण के अंदर नवमेश जो शनि है। तो यहां पर शुक्र की, बुध की और शनि की जब जब दशा आएगी कुंडली के अंदर वृष लग्न वालों के लिए, तब तब बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स मिलेंगे, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। उस समय पर आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए सफल होगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष यदि बनी है तो उसका आधार होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसने अरे दुकान खोली, लेकिन दुकान में जैसे उसने चालू करी उसको बहुत अच्छा धंधा चलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। तो उसका कारण क्या रहा, यदि हम रिसर्च करते हैं इसके पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर हर दिन के अंदर एक समय ऐसा होता है जिस समय अमृत सिद्धि का, सरवार सिद्धि का, रवि पुष्य का या पुष्य योग का या फिर अभिजीत का या फिर कोई अच्छे लग्न का या अच्छी चौगड़ियों का उसके अंदर समावेश होता है। और यदि वो 5-10 मिनट का भी समय अगर वो अनुकूल हो जाता है तो ये दोस्तों मान लीजिए कि आप पूर्णतया से वह जातक सक्सेस होगा ही होगा। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि हमें उस अच्छे पल को ढूंढना है, अच्छी चीज को ढूंढना है जिससे कि हमको प्रॉपर लाभ मिल सके। क्योंकि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आप ज्योतिष के विद्वान बनेंगे तो आपको विद्वत्ता होनी चाहिए। इन चीजों को आप अपने आप से जोड़ें, अपने आप से जोड़कर हर चीज का आप डेली आप पंचांग देखें, पंचांग के साथ साथ में देखें कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, आज कौन सा विशेष योग है। तो दोस्तों मैं खैर इतनी लंबी बात नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सारा आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इष्ट देवता की। तो इष्ट देव कैसे जानते हैं कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि पंचमेश से हम इष्ट जानेंगे। तो यहां पर हम पंचमेश कौन सा है, 1 2 3 चौथा और 5वां। तो यहां पर 5वां जो स्थान दिया गया है यहां पर कन्या राशि को दिया गया, और कन्या राशि के जो स्वामी हैं वे हैं बुध ग्रह यहां पर इष्ट होंगे। तो बुध ग्रह यहां पर इष्ट होने से, बुध ग्रह यहां पर इष्ट होने से अब आप देखिए बुध के अंदर किसकी आराधना कर सकते हैं। तो बुध के अंदर यदि गणेश जी महाराज की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें तो जातक को अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जातक को मतलब कि जो कठिनाइयों का रास्ता है उस रास्ते से निकलने का उपाय श्री गणेश जी महाराज बता सकते हैं। यानी कि भगवान गणपति की आराधना करने से आप अपने जो जटिलता हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां, उन परेशानियों से आपको निजात मिल सकता है। और आगे हम बात करते हैं मारक ग्रह के, देखिए क्या उपाय हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको छोटा सा समझाना चाहूंगा कि मारक ग्रह जैसे कि यहाँ पर बताया कि चंद्रमा, मंगल और गुरु, खासतौर से मंगल और गुरु को यहाँ पर विशेष मार्केश बताया गया। मारक यानी कि जब जब मंगल की और गुरु की दशा आएगी तो आपके मार्केश बनाएगा, एक्सीडेंटल बना सकता है, कोई नुकसान करा सकता है, कोई परेशानी करा सकता है, व्यापार में नुकसान करा सकता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में तनाव करा सकता है, कुछ कठिनाइयां दे सकता है, भाग्य को लेकर कुछ अवरोधक कर सकता है, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, जातक क्रोधी हो सकता है या गलत डिसीजन ले सकता है। तो ये सारी स्थितियां मारक ग्रह
के अंदर आ जाती है। तो जब जब मंगल गुरु की दशा आएगी वृष लग्न वालों के लिए, तब तक इनके मारक मार्केश प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि आप भगवान शिव की आराधना करके अपने अनुकूल हो सकते हैं। अब दूसरी बात, मंगल यदि मार्केश है तो मंगल के अंदर हनुमान जी की आराधना करें, जो कि और भी सफल होगी। गुरु के अंदर यदि आप आराधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो आपके लिए सफल हो सकता है। इस समय के अंदर जब जब मारक ग्रह होगा, तो मारक ग्रह के अंदर हमेशा बीज मंत्र का, जैसे कि मंगल का है, चंद्र का है, तो चंद्र के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः तंत्रोक्त मंत्र का 11,000 जप कर सकते हैं। और मंगल है तो मंगल के लिए आप 10,000 ओम अंगारकाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति का 19,000 बार जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मार्ग दशाओं को आप अनुकूल बना सकते हैं। ये तंत्रोक्त मंत्र है। और बाकी आप हमारी जो पिछली वीडियो में मैंने सब बीज मंत्र भी बता रखा है, तंत्रोक्त मंत्र भी बता रखा है, वैदिक मंत्र भी बता रखा है। लेकिन दोस्तों आपको ये और बता दूं मैं कि जो बीज मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र है, तो कलयुगे चतुर्गुणा, तो कलयुग के अंदर 4 गुना करने का विधान है। और वैदिक मंत्र को आप जो प्रॉपर संज्ञा दी गई है, उस संज्ञा के अनुसार आप कर सकते हैं। आप इन चीजों को हमारी पुरानी जो वीडियो है उस वीडियो में देख सकते हैं कि आप कितना ऐसा जाप करना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि देखिए रत्न कौन सा पहनना चाहिए, कि किस प्रकार से हमें ये मालूम पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि जब जब जैसे कि आपको पता पड़ा कि कारक ग्रह कौन से, तो शुक्र, बुध, सूर्य और शनि, जब जब इनकी अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो इसके अंदर आप रत्न धारण कर सकते हैं। और साथ के अंदर दशा के साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि खास तौर से कि त्रिकोण के अंदर, जैसे कि पहला, 5वां और 9वां जो स्थान है, ये हमारे लिए पूर्णतया से कारक ग्रह का स्थान है। और इस स्थान को यदि हम इस समय के अंदर यदि शुक्र से संबंधित हमको रत्न धारण कर ले, शुक्र की दशा के अंदर, जब बुध की दशा है, अंतरदशा है, तो हम यदि बुध से संबंधित पन्ना धारण कर ले, शुक्र की दशा के अंदर हम जरकन या फिर डायमंड धारण कर ले, या शनि की दशा में हम नीली या फिर नीलम धारण कर ले, तो इस समय के अंदर यदि हम रत्न धारण करें ये वाले, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और हमें हमारे कार्य के अंदर गति पकड़वा सकता है, जिससे कि हम जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों से निकल जाएं और शीघ्रता से हमको लाभ मिले। तो और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि दान किस ग्रह का करें, तो जो मारक स्थान के ग्रह हैं, जब जब मार्केश की दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा है, तो इस समय के अंदर जैसे चंद्र, मंगल या गुरु की जब जब अंतर प्रत्यांतर दशा है, तो इस समय के अंदर हमें उसी ग्रह का दान करना चाहिए, उसी ग्रह की बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमें जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी पूर्णतया से दूर हो जाए और इस कुंडली के अंदर प्रॉपर लाभ मिले। उसके अलावा भी यह बेसिक चीज है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर ये भी देखें कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। ये हम पूरी कैलकुलेशन इसके आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना भी हम ज्योतिष की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी होना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा ग्रहों की स्थिति, ग्रह कौन से स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं, या फिर सात के अंदर क्रूर कहाँ उनकी दृष्टियां हैं, इन सारी चीजों को भी हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझे कि हम कुछ वीडियोस देख के या यूट्यूब पे हम देख के हम बिल्कुल विद्वान हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आप धीरे 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 पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको मैं फिर से बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्योतिष पढ़ने में लगा दी, लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल दिमाग के अंदर यही सोच के चलना कि कुछ वीडियोस देखने से हम प्रॉपर ज्योतिष के जानकार नहीं होंगे। जब तक वीडियो को बार बार हम देखेंगे नहीं, इसे लिखेंगे नहीं, इसे नोट नहीं करेंगे, इन्हें याद नहीं करेंगे, तब तक हम ज्योतिष नहीं सीख सकते। और हर ज्योतिषी का अलग अलग मत होता है, अलग अलग, क्योंकि उन्होंने अलग अलग गुरुओं से पढ़ा, अलग उसके मत होते हैं। कोई शुक्र को बहुत अच्छा मानता है तो कोई नेगेटिव मानता है, तो सबका अपना अपना एक इफेक्ट रहता है। उसी के आधार पर हम ज्योतिष की कैलकुलेशन करते हैं और ज्योतिष का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं विदा लेते हैं इस वीडियो के साथ में। अगले अंक में हम वापस प्रस्तुत होंगे मिथुन लग्न के अंदर, जिसके अंदर मस्त मिथुन लग्न की सारी चीजें बताएंगे। मारक ग्रह, कारक ग्रह, कौन सी दशाएं शुभ है, कौन सी अशुभ दशाएं हैं, कौन से इष्ट है, और कौन सी दशाओं के मंत्र, बीज मंत्र जाप करने चाहिए, किस प्रकार से इनका स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है, कौन से स्थान शुभ हैं, कौन से अशुभ स्थान है, ग्रहों का परिचय क्या है। तो इस सारी चीजों की जानकारी लेकर मैं वापस आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।